हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से टकराव गहराता दिख रहा है, खासतौर पर केंद्रीय कानून मंत्री के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम बात कर रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम की और क्यों आखिरकार हमारे देश में गाले बहा है हमेशा कॉलेजियम सिस्टम की बात आती रहती है। सरकार भी इसकी बात करती है, बात करता है सुप्रीम कोर्ट, और जब लोगों के बीच में ये सिस्टम आता है, कॉलेजियम सिस्टम का नाम आता है, तो लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति की जाती है और क्यों इसको लेकर विवाद इतना गहराता रहता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम वह प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले किए जाते हैं। कॉलेजियम शब्द आपको सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि आपके यानी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। ताज़ा बहस तब शुरू हुई जब 25 नवंबर को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जजों की नियुक्ति करने की पूरी प्रक्रिया को ही संविधान से परे या फिर एलियन बता डाला। केंद्रीय मंत्री ने याद दिलाने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समझ और कोर्ट के ही आदेशों को आधार बनाते हुए कॉलेजियम बनाया है। आप ही बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम का संविधान में कहां पर जिक्र है। केंद्रीय कानून मंत्री की यह बात दुरुस्त है, लेकिन संविधान में कॉलेजियम का कहीं भी जिक्र नहीं है। ऐसे में यह समझने की ज़रूरत है कि कॉलेजियम व्यवस्था आखिरकार है क्या, वह कैसे काम करती है, उसको लेकर सरकार की आपत्तियां आखिरकार क्या हैं, सरकार उसके बदले कैसी व्यवस्था चाहती है और सरकार की पसंद वाली व्यवस्था में क्या क्या खामियां आ सकती हैं। बीते लंबे समय से यह बहस समय समय पर उठती रहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज चुने जाने की प्रक्रिया में भयंकर भाई भतीजावाद है, जिसे न्यायपालिका में अंकल कल्चर कहा जाता है। यानी ऐसे लोगों को जज चुनने जाने की संभावना अत्यधिक हो जाती है जिनकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर काबिज हैं। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर यह तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अगला जज कौन होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। कॉलेजियम बहुत पुराना सिस्टम नहीं है और इसके अस्तित्व में आने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले जिम्मेदार माने जाते हैं, जिन्हें जजेस केस के नाम से जाना जाता है। जो 3 फैसले कॉलेजियम को लाए थे उनकी भी जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहला केस 1981 का है, जिसे एसपी गुप्ता केस के नाम से भी जाना जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस के पास एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात की ओर इशारा किया गया कि इसमें सरकार की भी भूमिका होनी चाहिए। 1993 में दूसरे केस में 9 जजों की एक बेंच ने कहा कि जजों की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस की राय को बाकी लोगों की राय से ऊपर तरजीह दी जाए, यानी चीफ जस्टिस की राय जो हो वो बाकी लोगों की राय से अधिक इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण मानी जाए। और फिर अगला 1998 में तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का आकार बड़ा करते हुए इसे 5 जजों का एक समूह बना दिया। सरकार और न्यायपालिका के बीच तनातनी की शुरुआत भी साल 2014 से ही होती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र सरकार साल 2014 में ही संविधान में 99वां संशोधन करके नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC संविधान अधिनियम लेकर आई। इसमें सरकार ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की जगह एक NJAC के प्रावधानों के तहत काम किया जाना चाहिए। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजेस और 2 विशेषज्ञ। 2 विशेषज्ञों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की 3 सदस्यीय पैनल को करना होता था। यह प्रावधान भी किया गया कि 2 विशेषज्ञ सदस्य हर 3 साल के अंतराल में बदलते रहने चाहिए।
2014 में संविधान में संशोधन करके केंद्र सरकार ने कुछ और अहम बदलाव किए। बड़ा बदलाव ये था कि संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है या फिर उनमें फेरबदल भी कर सकता है। अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अधिनियम को संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की राय को तरजीह देना बात कही गई है और इस पर सरकार का दखल संविधान के मूल भावना के बेहद खिलाफ है। यहीं यह समझना जरूरी है कि संविधान में जजों की नियुक्ति को लेकर आखिरकार कहा क्या गया है। संविधान में इसका कुछ विवरण दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों से विचार विमर्श करके ही राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के राज्यपाल, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे। कोर्ट ने संविधान में लिखे शब्द कंसल्टेशन की व्याख्या सहमति के रूप में यानी विचार विमर्श को सीजीआई की सहमति मान लिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस RS सोधी बताते हैं, संविधान में जो भी लिखा है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस से कंसल्टेशन करेंगे, ना कि सहमति लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में विचार विमर्श को सहमति में बदल डाला। मैं मानता हूं कि संसद सुप्रीम है। अगर आप किसी प्रोविजन से सहमत नहीं हैं तो आप उसे संसद में दोबारा विचार के लिए भेजिए या फिर उसे रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए कानून नहीं बना सकता। इसे हाईजैकिंग ऑफ पावर कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा फिर भी किया। आपने फैसले सुनाए और वो अधिकार आपके पास रख लिए जो आपके पास नहीं होने चाहिए, संसद के पास होने चाहिए। मेरा मानना है कि संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेगा और सीजीआई से हर पहलू पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति संसद का मुखिया होता है और वह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है। ऐसे में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुपीरियर कैसे माना जा सकता है? संविधान में सरकार और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। इसके लिए वह विधायिका के उन फैसलों की समीक्षा भी कर सकता है जो उसके अनुसार संविधान की मूल भावना के अनुकूल ना हो। पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह जस्टिस सोधी से ठीक उलट राय रखते हैं। उनका मानना है, हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, ना ही ये जिम्मेदारी सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए सरकार नहीं चाहेगी कि सही लोग नियुक्त किए जाएं। यह सवाल भी उठता है कि जब सरकारें ही जज नियुक्त करेंगी तो सरकार को चुनौती देने वाले जनहित के मुकदमों में किस हद तक न्याय की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का चुना हुआ व्यक्ति सरकार के फैसलों को गलत कैसे ठहराएगा और इसकी कितनी उम्मीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वह सही व्याख्या थी। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो इन्वॉल्व होते रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंधों पर ही बड़ी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जजों का चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता ना लाकर वह उन जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। कॉलेजियम एक सही तरीका था, लेकिन वक्त के साथ वह अपना वो काम नहीं कर सका जिस उम्मीद से उसका गठन किया गया था। वैसा नहीं हुआ। जब से कॉलेजियम बना है तब से उसमें योग्यता के आधार पर नियुक्ति और इस सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ भी नया नहीं किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने किरण रिजिजू के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ये हो सकता है कि आपको किसी कानून से शिकायत हो, लेकिन जब तक वो कानून लागू है तब तक उसका सम्मान होना चाहिए। अगर आज सरकार किसी कानून को नहीं मानने की बात कर रही है, कल को किसी अन्य कानून पर लोग सवाल उठाते हुए उसे ना मानने से इनकार कर देंगे। इमरजेंसी के समय जब सरकार ने न्यायपालिका में दखल दिया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट संविधान की न्यायिक व्याख्या करके कॉलेजियम सिस्टम लाया। आज वो व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, चरमरा गई है। किसी भी हालात में जजों की सियासत से दूर रखा जाना ज़रूरी है, लेकिन जजों की नियुक्ति करेंगे तो ये
ये भी गलत हो जाएगा। जजों की निष्ठा संविधान के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। साल 2015 में जब NJAC को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया तो उस वक्त जजों की पीठ ने माना कि कॉलेजियम की मौजूदा प्रणाली में दिक्कतें तो हैं और उसे सुधारे जाने की भी ज़रूरत है। सवाल ये है कि संस्थानों में सुधार करने वाली न्यायपालिका ने खुद में रिफॉर्म करके बीते इतने सालों में क्या पहल की है। कॉलेजियम में जिसके भी नाम पर चर्चा हो रही है उससे जुड़ा कोई रिश्तेदार, दोस्त या जान पहचान वाला कोई व्यक्ति उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना साफ तौर पर हितों का टकराव है। कॉलेजियम एक सचिवालय होना चाहिए जहां बैठकों में क्या चर्चा हो रही है उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, किस आधार पर नियुक्ति हुई इन सब की जानकारी होनी चाहिए। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के कानून मंत्रालय में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP में संशोधन करने को कहा गया। MOP कॉलेजियम सिस्टम का अहम हिस्सा है जो न्यायपालिका और सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर एक तरह का सहमति पत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय से कहा कि वह MOP में संशोधन करके उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें, लेकिन आज तक MOP को संशोधन नहीं किया गया है। ये बेहद साफ है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस प्रक्रिया को पारदर्शिता और सही से बनाने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। दोनों ही केवल अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना या फिर कायम रखना चाहते हैं। हमने आपको कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह से समझाया कि किस प्रकार से हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम काम करता है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है, CGI की नियुक्ति कैसे होती है और देश की न्यायपालिका आखिरकार किन हाथों में है और किस तरह उनका चयन और संचालन किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि आपको पता रहे जिनको आप न्यायमूर्ति बोलते हैं, जो न्यायालय है, जो एक मंदिर की तरह देखा जाता है, समझा जाता है, जिसमें न्याय की व्याख्या की जाती है, आखिरकार वो किस प्रकार से काम करता है। आपके CGI कौन है, आपके हाई कोर्ट के वकील कौन है, आपके हाई कोर्ट के जज आखिरकार कौन है और उनका चयन किस योग्यता के आधार पर किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम को नकारने वालों की बेहद बड़ी संख्या है। कभी कभी वकील, जज, रिटायर्ड जज भी इसकी आलोचना करते रहते हैं और साथ ही उसका साथ देने वाले लोगों की भी इस देश में कोई कमी नहीं है। हमारे पूर्व CGI भी कई बार इस बात का विरोध कर चुके हैं कि इस कॉलेजियम सिस्टम को भारत से और भारत की न्यायपालिका प्रणाली से हटा देना चाहिए, लेकिन अभी भी ये सिस्टम जारी है, मौजूद है और उसी तरह से लागू है जिस तरह से पुराने समय में ये काम किया करता था। लोगों का इस पर क्या विचार है, लोग इसको कैसे समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बाद उनके जो फैसले होते हैं उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ता है और देश को बदलने में वो कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। हमारे देश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला सत्र न्यायालय भी फैसला लगातार देते रहते हैं और उनका उस देश पर, देश की कम्युनिटी पर, देश के संसाधनों पर, देश के लोगों पर किस प्रकार का असर पड़ता है वो सब चीज़ें भी आप जानते हैं, देखते हैं और समझते हैं। और इन सब चीज़ों को जानने, देखने और उनके अंदर का सच समझने के लिए इसी प्रकार से आप देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।